नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं साथियों। आज हमारे अपने साइकोलॉजी कैंपस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी की तैयारी यहाँ पर अच्छी चल रही है क्योंकि हम सभी बहुत ही एक्टिव होकर यहाँ पर तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो पेपर है वो 14 दिसंबर को आयोजित होने जा रहा है और उसी क्रम में हम यहाँ पर एक सकारात्मक सोच के साथ और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम यहाँ पर लगे हुए हैं। एक क्लास हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। साथियों, पिछली क्लास के बारे में हमने चर्चा की थी। अब आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सीडीपी के अंदर जो कि हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, CCE यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है इसके बारे में और इसी को हम कह सकते हैं प्रगतिशील शिक्षा और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो कि अमेरिका से एक शुरुआत हुई थी। इसकी भारत में जीजूबाई के द्वारा ये दिया गया है जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। इन्होंने ही यहाँ पर शुरुआत की है। तो आज हम आपके सामने आज के सेशन में हम आपके सामने बात करने वाले हैं बाल केंद्रित शिक्षा को लेकर कि बाल केंद्रित शिक्षा में हमें कौन कौन से तरीके को अपनाने चाहिए जिससे कि हमारा जो क्लासरूम है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के रूप में ही हम बच्चों को शिक्षित कर सकें। तो सीटेट के अंदर साथियों में बात करूं, बार बार हमसे यानी कि जो हमारी सीटेट की जो परीक्षा है उसमें एक प्रश्न इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। आज के सेशन को सभी लाइक भी करेंगे और शेयर भी यहाँ पर करेंगे और सब्सक्राइब चैनल को आप जरूर करेंगे और टेलीग्राम जो हमारा चैनल है साइकोलॉजी कैंपस के नाम से उसको आप सभी ज्वाइन करेंगे और बेल आइकन का घंटी का बटन भी आप दबाएंगे। चलिए साथियों, करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। जॉन डीवी। साथियों, ये जो जॉन डीवी हैं, जॉन डीवी के द्वारा मैं बात करूं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। साथियों, ये है अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। ये जॉन डीवी जो कि अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, इनके द्वारा ही बाल केंद्रित या फिर प्रगतिशील शिक्षा इनके द्वारा ही दी गई है, यानी कि इन्हीं की देन माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा किसकी देन मानी जाती है? जॉन डीवी की ही देन मानी जाती है। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। अब सीटेट के एग्जाम में कौन कौन से या किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं हम उन्हीं की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है साथियों। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया। कौन सी प्रणाली बताया साथियों? त्रिध्रुवीय प्रणाली, यानी कि ट्रिपोलर प्रोसेस इन्होंने बताया है कि जो शिक्षा होती है साथियों एक ट्रिपोलर प्रोसेस होती है जिसके अंदर फर्स्ट नंबर पर टीचर को बताया कि टीचर यानी कि शिक्षक एक स्वतंत्र चर है, यानी कि जो टीचर है उसको स्वतंत्र चर है बताया गया है। तो साथियों, यहाँ जो शिक्षक को स्वतंत्र चर इन्होंने माना है कि जो शिक्षक है वो इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र चर बताया गया है। और सेकंड नंबर पर इन्होंने स्टूडेंट यानी कि बालक को डिपेंडेंट यानी कि आश्रित चर बताया गया है, यानी कि जो छात्र हैं बालक है इनको आश्रित चर इन्होंने बताया है। थर्ड नंबर पर इन्होंने करिकुलम यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसको इन्होंने मध्यस्थ चर बताया है कि जब एक स्टूडेंट टीचर और पाठ्यक्रम तीनों को आपस में इंटर रिलेटेड करते हुए इन्होंने कौन सी प्रणाली बताया है? ट्रिपोलर प्रोसेस इन्होंने बताया है। किसके द्वारा बताया है? जॉन डीवी के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। कई बार पूछा गया है साथियों कि त्रिध्रुवीय प्रणाली के अंदर कौन कौन से कारक है। प्रश्न के अंदर पूछा जाता है निम्न में से जॉन डीवी के द्वारा त्रिध्रुवीय प्रणाली में कौन कौन से फैक्टर हैं। उसमें टीचर होगा, उसमें बालक होगा, पाठ्यक्रम होगा और एक ऑप्शन होगा जिसमें कोई और भी होगा। इनमें से कौन कौन सा सही है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही हैं। इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। बाल केंद्रित शिक्षा साथियों एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंदर बच्चों को ही सब कुछ माना जाता है और बच्चे के अकॉर्डिंग ही हमें शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, यानी कि टीचर लर्निंग मटेरियल और टीचिंग जो प्रोसेस है सारा का सारा किसके अकॉर्डिंग हमें करवाना है? बच्चों के अकॉर्डिंग ही करवाना है। देखिए आप, एक ऐसी शिक्षा जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर, यानी कि केंद्र बिंदु किसको माना जाएगा? इसमें बच्चों को ही माना जाएगा, मानकर ही शिक्षा प्रदान करते हैं। बिल्कुल, इसके अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों और उनकी क्षमताओं को ही ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कि शिक्षण कैसा होता है? रुचिकर होता है।
अब मान लीजिए अगर हम बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए अध्यापन नहीं कराएंगे, शिक्षण नहीं कराएंगे, तो वह शिक्षण क्या रुचिकर हो सकता है? वो कदापि नहीं होगा। बच्चे उसमें निराशा महसूस करेंगे, बच्चे को उसमें हानि होगी, बच्चे स्कूल आना बंद कर देंगे। जब बच्चे अगर एक ऐसे वातावरण बच्चों को अगर हम कक्षा के अंदर या स्कूल के अंदर बनाएंगे कि बच्चों की रुचि, प्रवृत्ति और बच्चों की जो भी क्षमताएं को अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यहाँ पर अपनाएंगे, टीएलएम का किट के यूज करवाएंगे, खेल एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को यहाँ पर अगर पढ़ाएंगे तो क्यों नहीं बच्चे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टीचर से कनेक्ट होंगे और अपना जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से यहाँ पर हो पाएगा। तो साथियों, हमने एक चित्र यहाँ पर लिया है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारे परम मित्र हरपाल जी हैं, जो कि स्टेट टीचर अवार्ड इनको मिला हुआ है, और ये हमेशा बच्चों के प्रति ही ये काम करते हैं, और मतलब बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर ही ये टीचिंग करवाते हैं। तो ये देखिए क्या करवा रहे हैं। ये मेरे हिसाब से बच्चों को, आपको बता दूं मैं, बच्चों को चारों तरफ बैठा कर ही यानी कि जो नोटों की गणना करना सिखा रहे हैं बच्चों को। तो एक खेल एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को क्या करवा रहे हैं, ये बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों की रुचि के अनुसार कार्य करवा रहे हैं। तो इस तरह अगर हम हर एक टीचर को यहाँ पर बच्चों के अकॉर्डिंग अगर शिक्षण को अगर रुचिकर बनाकर बच्चों के अकॉर्डिंग ही करवा दिया जाए तो बच्चे पीछे नहीं रहेंगे, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सीखेंगे हर चीज़ को। आगे बढ़ते हैं कि अगला हमारा प्रगतिशील शिक्षा, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा में यही है कि हम देखो क्या करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अंदर जब बच्चों को उनकी इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उनका शिक्षा का स्तर कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि प्लस में हो जाता है। जब बच्चों की इच्छा के अनुसार आप पढ़ाएंगे नहीं तो ना तो वो विद्यालय आएंगे, ठीक है साथियों, और उनका जो शिक्षण है वह कमजोर हो जाएगा, पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि नहीं होगी। तो अगर हम उनकी रुचि के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करेंगे तो उनका जो शिक्षण स्तर है, उनका जो शिक्षा का स्तर वो है, यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित, यानी कि जो हमारा बाल केंद्रित की बात हमें कर ली कि इसमें बच्चे को ही हमें कैसा रखना है कि इसमें बच्चों को ही केंद्र बिंदु मानकर हमें पढ़ाना है, बच्चों को ही सब कुछ पढ़ाना है। मतलब किस तरह हर चीज को हमें बच्चों के अकॉर्डिंग ही ढालना है, वातावरण को बच्चों के अकॉर्डिंग ही हमें डालना है। ये नहीं कि बच्चों ने अगर कोई से भी प्रश्न आपसे पूछ लिए, एक बार पूछ लिए तो आपने बता दिया, फिर दोबारा पूछ लिया फिर बता दिया। अगर तीसरी बारी बच्चा अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है तो आपको बताना ही होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि आजा तेरे को समझ में नहीं आया, सभी को आ गया, उसके दो लगाकर आप बैठा देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो बाल केंद्रित आपको रखना है, तभी तो एक जो क्लासरूम का एनवायरमेंट हो, एक जो इन्वायरमेंट होगा वह एक प्रगतिशील यहाँ पर होगा। सेकंड है नॉलेज कंस्ट्रक्टिव, यानी ज्ञान का निर्माण। हमें यानी कि जब बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग हम यहाँ काम करेंगे तो जो क्लासरूम होगा उसमें बच्चे अपना ज्ञान का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होकर बच्चे सक्रिय होकर अपने ज्ञान का निर्माण यहाँ पर करेंगे। जब बच्चे क्लास में यहाँ पर आते हैं तो कुछ न कुछ नॉलेज पहले से ही लेकर आते हैं। तो पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए में उसमें पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए नए ज्ञान को ऐड करना है, नए ज्ञान को ऐड करना। तो साथियों इसमें बच्चों को जो नॉलेज है उसमें हमें क्या करवाना है, डेवलप करवाना है। अगला है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि क्लास के अंदर सभी बच्चों की अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता हमें देखने को मिलती है। देखिए हर एक बच्चे की यहाँ पर रुचि का स्तर अलग होगा, सबकी सोचने समझने की क्षमता यहाँ पर अलग हमें दिखाई देगी। तो हमें उन बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काम करवाना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें बच्चों को खेल एक्टिविटी करवानी है, टीचिंग का प्रोसेस हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनाना है, व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखते हुए। अगला है सोशल लर्निंग, सामाजिक शिक्षा, यानी कि सामाजिक शिक्षा भी बच्चों को यहाँ पर देनी है। साथियों जब बच्चा समाज के अंदर से ही होकर गुजरता है, विद्यालय मान लीजिए, फैमिली मान लीजिए, आस पड़ोस, परिवार, रिश्तेदार, मित्र, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा, बच्चे की जो एजुकेशन होगी वह सामाजिक यानी कि सोशल अंतःक्रिया के माध्यम से भी जो तो ही बच्चे का क्या होगा,
जब तक बच्चा समाज से नहीं जुड़ेगा तो क्या वह शिक्षित माना जाएगा? तो सामाजिक शिक्षा भी प्रगतिशील शिक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती है। बच्चों में हमें सामाजिकता भी सिखाना है। अगला है लचीलापन। लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर टीचर को फ्लेक्सिबल रहना है, कठोर नहीं रहना है टीचर को। यानी कि बच्चा कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको बच्चे को डांट फटकार या दंड नहीं देना है। दंड देना गलत बात है। और अब बच्चे को अगर बाल केंद्रीय शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन की हम बात करें तो बच्चों को दंड देना सख्त है, यानी कि दंड नहीं दे सकते। सरकार ने आप लोगों के हाथ बांध दिए हैं। तो टीचर को एक यहाँ पर फ्लेक्सिबल रूप से ही कार्य करना है। ठीक है साथियों, और बात करूँ यहाँ मैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम जो होगा साथियों यहाँ पर वह उसमें भी हमें लचीलापन अपनाना है, यानी कि बच्चों के रुचि के अनुसार ही हमें पाठ्यक्रम को करवाना है। और अगर बात करूं मैं सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर, तो सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर हम बात करें, कक्षा के अंदर जो हम बच्चे बैठते हैं 3 बेंचेज हम बनाते हैं। अगर 3 बेंचेज यानी कि 3 लेयर क्लास में लगी हुई है, प्राइमरी स्कूलों में बच्चे दरी पर बैठते हैं, तो अगर ये बताएं आप, इस रो में सभी गर्ल्स बैठेंगी, इसमें बॉयज बैठेंगे, इसमें भी बॉयज बैठेंगे, तो इसमें गर्ल्स बैठी हुई है और इनमें सारे बॉयज बैठे हुए हैं। तो क्या एक बॉयज अगर यहाँ पर आकर बैठ जाता है तो टीचर जो होता है उसको क्या करता है, उसकी पिटाई करता है कि इधर बैठ, इधर नहीं बैठेगा। तो बच्चों में कौन सी भावना पैदा हो गई? बच्चों में जेंडर स्टेरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादिता की, लिंग रूढ़िवादिता की भावना एक टीचर ने ही बच्चों के अंदर पैदा करती। क्यों? किस लिए कि अगर गर्ल्स की रो के अंदर अगर बॉयज आकर बैठता है तो एक गलत बात है। ये बच्चों के अंदर दिमाग में किसने बताई? टीचर ने बताई। क्या एक गर्ल्स यहाँ नहीं बैठ सकते? क्या बॉयज यहाँ नहीं बैठ सकते? साथियों आपस में जब आप मुझे बताएं, स्कूल के अंदर जब आप सब लोग जाओगे तो जब सारे टीचर्स हैं, अब टीचर्स के अंदर जेंट्स भी होते हैं और फीमेल्स भी होती है, तो वह क्या जो उनका स्टाफ रूम होता है, उस स्टाफ रूम के अंदर सभी बैठकर आपस में खाना नहीं खाते हैं, बताएं, ग्रुप डिस्कशन नहीं करते हैं, तो वो भी तो कहीं पर भी आराम से बैठकर बातचीत करते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो ये फिर बच्चों पर लागू क्यों नहीं करते हैं? तो एक टीचर को यहाँ पर लचीलापन रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर जरूर रखनी चाहिए। अगला है क्यूरोसिटी यानी कि जिज्ञासा। साथियों बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें। जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे तभी तो उनकी जो समस्या का समाधान होगा। तभी तो हमारा जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहलाएगा। तो जो बच्चों की जिज्ञासा होती है वो हमें पूरी करनी है। ठीक है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम यानी कि लोकतांत्रिक कक्षा। लोकतांत्रिक कक्षा का मतलब है कि कक्षा को एक तानाशाह का रूप हमें नहीं देना है, एक खुला वातावरण हमें रखना है, फ्रीडम रखना है। अगर बच्चे पढ़ाई में मन नहीं है तो उनको वो कहते हैं कि सर हमें खेलना है, तो उनको आप उसी एक्टिविटी यानी स्पोर्ट एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। अब स्कूल में अगर जगह नहीं है तो क्लासरूम के अंदर आप अंतराक्षरी के माध्यम से एक्टिविटी करवा सकते हैं और बच्चों को उसी इंटरेस्ट के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। ठीक है साथियों, अगला है एक्सपीरियंस एंड डिस्कशन यानी कि अनुभव और चर्चा। अनुभव और चर्चा दुनिया भर की जो संसार में जितने भी आपको लगते हैं उनके उदाहरण आपको कक्षा के अंदर बच्चों के सामने रखने चाहिए पॉजिटिव वे के अंदर। उससे क्या है कि बच्चा इंटरेक्ट करता हुआ अपनी नॉलेज को क्या करता है, बढ़ाता है। तो अनुभव और चर्चा यानी कि डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा हमें कक्षा के अंदर करना चाहिए। ओपनली डिस्कशन करना चाहिए, बच्चों से भी हमें बार बार प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है साथियों, अगला है इनडिसिप्लिनरी मेथड यानी कि अंतर विषय विधि। यानी कि सारे जब प्राइमरी स्टेज की हम बात करें तो प्राइमरी स्टेज के अंदर 5वीं तक जो हमारी सामाजिक की जो बुक आती है उसी के अंदर सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे जो सब्जेक्ट हैं उसी एक ही किताब के अंदर आ जाते हैं। तो सारे आपस में अंतर संबंधित हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें काम करवाना है क्योंकि सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उसी हिसाब से हमें क्या करना है, बच्चों की नॉलेज डेवलप करनी है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आ चुके हैं हमारे
तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है, प्रगतिशील जो शिक्षा है, उसके अंदर हमें क्या करवाना है। बच्चों को ही एक मुख्य बिंदु मानकर उसके अकॉर्डिंग हमें शिक्षा यहाँ पर देनी है। चाहे आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के किस तरह अपना रहे हो, बच्चों की रुचि के अनुसार अपनाना है, पाठ्यक्रम को बच्चों की रुचि के अनुसार आपको अपनाना है, और स्पोर्ट एक्टिविटी या को करिकुलर एक्टिविटी भी आपको बच्चों के अकॉर्डिंग ही यूज करनी है। तो वही आपका कौन सा कहलाएगा साथियों, CCE यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपका कहलाएगा। चलो पिछली एग्जाम के अंदर यानी कि सीटेट की जो पिछली एग्जाम के अंदर साथियों कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं CCE के टॉपिक से, हम उनकी करते हैं आपके सामने चर्चा। देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है, यानी कि एक ऐसी एजुकेशन जिसमें शिक्षक की भूमिका का पूछा गया है, किसको रिलेटेड करके, प्रगतिशील शिक्षा को रिलेटेड करके पूछा गया है। देखिए ए ऑप्शन, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। देखते हैं, शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं, शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं, शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को जो का त्यों लागू कर देते हैं। साथियों जो का त्यों लागू करना गलत बात है, ये हम नहीं कर सकते, डी ऑप्शन आपका कट जाएगा। शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं, ये भी नहीं होगा। शिक्षक ज्ञान के प्राथमिक स्रोत होते हैं, ये भी नहीं होगा। साथियों प्राथमिक जो स्रोत है बच्चे का, वो होती है बच्चे की मदर, क्योंकि बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है, अपनी मदर से ही सीखता है। तो इसमें हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, यानी कि शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है। तो प्रगतिशील जो शिक्षा है, अभी हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया कि जो टीचर है वो बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग यहाँ पर शिक्षण करवा रहे हैं। तो एक टीचर कौन सी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं साथियों, सुविधादाता की यानी कि फैसिलिटेटर की यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंदर जो कौन सा होगा, शिक्षक का एक सुविधादाता के रूप में जो कार्य करते हैं, वही सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन सी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, यानी कि जो प्रगतिशील शिक्षा के अंदर बच्चों को किस तरह देखा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में देखा जाता है, जी नहीं। मासूम और आश्रित, यह भी नहीं होगा। आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम, यह भी नहीं होगा साथियों। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जब बच्चों के अकॉर्डिंग ही सारा काम हम करवा रहे हैं, सारा शिक्षण अपना रहे हैं, तो उसमें ज्ञान की क्या होगी, रचना होगी। ज्ञानवर्धक यानी कि नॉलेज बढ़ेगी बच्चों की, और अर्थ की रचना करने वाले, तो कौन सी इसमें हो जाएगी, कौन सी एजुकेशन हो जाएगी, प्रगतिशील शिक्षा इसमें होगी। फोर्थ ऑप्शन इसमें हो जाएगा। एक अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका बच्चों को रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है, बिल्कुल सही बात है। देखते हैं आगे, बारंबार अभ्यास और रटनत स्मरण की प्रक्रिया, जहां भी रटने का हो जाएगा आप उसी ऑप्शन को वहीं पर काट देंगे। सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरह केंद्रित तो बिल्कुल भी नहीं है। सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, जी नहीं। इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की रुचि के अनुसार ही करके सीखना। करके सीखना का मतलब है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना। अब प्रैक्टिकल के माध्यम से और मैं कहूं खोज के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग के माध्यम से हम सीखते हैं, वही तो प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण माना जाता है साथियों। तो कौन सा इसमें हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सबसे बेस्ट हो जाएगा। अगला है, करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक कौन सी कक्षा की विशेषताएं हैं, पूछ ही लिया। जस्ट हम पहले अभी चर्चा ही कर रहे थे, प्रश्न ही आ गया है, क्या वह व्यवहारवादी है, प्रगतिशील है, या अध्यापक केंद्रित है, या निष्क्रिय है। वह कौन सा है साथियों, वह प्रगतिशील शिक्षा का ही एक उदाहरण है, जिसमें बच्चों को करके सीखना यानी कि प्रैक्टिकल के माध्यम से, प्रयोगात्मक माध्यम से, और डिस्कवरी लर्निंग के माध्यम से, और कोलैबोरेटिव यानी कि सहभागी अधिगम के माध्यम से ही बच्चे सीखते हैं। कौन सी शिक्षा में, प्रगतिशील शिक्षा में। अगला हो जाएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, शिक्षक की गतिशीलता, लचीला समूहीकरण,
बच्चों की स्वायत्ता या बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। क्या हमें प्रगतिशील कक्षा के अंदर शिक्षक की गतिशीलता भी देखी जाएगी, लचीला यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपनानी है वो भी हो जाएगा, बच्चों की स्वायत्ता भी यहाँ पर हो जाएगी, और बहुत सारे आपको TLM किट का भी आपको यूज करना है, अनेक सारी सामग्री आपको इसमें करना है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 सभी इसके अंदर हो जाएंगे। अगला है हमारा, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। यानी कि छोटे बच्चों की अगर बात की जा रही है कि किस तरह ज्ञान की उनका नॉलेज डेवलपमेंट होता है और किस तरह वो अर्थ निकालते हैं। क्या वह सक्रिय अन्वेषण के द्वारा निकालते हैं? बिल्कुल राइट। खेल एक्टिविटी के द्वारा निकालते हैं? बिल्कुल राइट। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग करते हुए निकालते हैं? बिल्कुल राइट। सहपाठियों और वयस्कों के संग सहभागिता के द्वारा निकालते हैं? बिल्कुल राइट। चारों ही ऑप्शन इसमें भी बिल्कुल सही हो जाएंगे कि जो प्राइमरी स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनको स्पोर्ट के माध्यम से उनको आप करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से और अनेक सारे पदार्थों के माध्यम से आप सिखा सकते हैं, और सभी जो मित्र मंडली के माध्यम से भी बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, सीखते हैं। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, सभी इसके अंदर हो जाएंगे। अगला है, बस इतने ही प्रश्न हैं साथियों। देखिए कितने सरल प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, और इस टॉपिक के माध्यम से आपको सरल ही प्रश्न, सिंपल प्रश्न ही पूछा जाएगा। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। बस क्लासरूम के अंदर बच्चों को किस तरह आपको मैनेजमेंट करना है, इसमें बच्चों को ही सर्वोत्तम प्राथमिकता देनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपका अगर थिंकिंग रखते हो तो आपका प्रश्न यूं ही हल हो जाएगा। तो आज के इस सेशन को सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करना ही है, ठीक है साथियों। और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, और एक पॉजिटिव वे के रूप में आप सभी तैयारी करते रहें। थैंक यू।